अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटे, चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 8 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो इसमें ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं कि आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आध चीज़ इसमें मिस मुझे लगी थी, वो मैंने आपको साथ ही जो है वो कवर करवा दी थी। आपने इस चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन करनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मैंने दोनों अलग अलग से आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ हो रहे हैं, और रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन अप होते हैं। देन हमने आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी के जो फंक्शंस हैं वो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। एटीपी की तीनों फॉर्म जो हैं वो आपके पेपर में आ सकती हैं। इस पूरे चैप्टर में से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस को आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे इधर आओ तो यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन दिए गए थे, ठीक है। लाइट और डार्क रिएक्शन मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाए भी थे। देन अगर आप लोगों को याद हो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो बेटे मैंने आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस भी करवाए थे, बल्कि रिटन फॉर्म में मैंने आपको याद है मुझे अच्छी तरह मैंने लिख के दिखाए थे एक पेज पे आप लोगों को। तो आपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के डिफरेंसेस भी करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इस टॉपिक पे दोबारा आप लोग आएँ, आपको वहाँ पे जो है वो मेरे पुराने जो लेक्चर्स जो पढ़े हुए हैं वहाँ पे बेटे आपको इन दोनों के डिफरेंसेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये भी आपने लाजमी करने हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल, इस पे भी नोट आ सकता है, ठीक है। एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन की एग्जांपल्स डेफिनेशन आ सकती हैं, या आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, वो भी आपकी बुक में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तीनों जो हैं अलग अलग इन पे जो है वो नोट आ सकता है। यहाँ पे अगर आप आओ तो देखो ये यूजेस ऑफ रिस्पायरेशन दिया हुआ है, ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं, एक डिफरेंसेस ये भी दिए गए हैं। ये दोनों के दोनों डिफरेंसेस और तीसरे जो मैंने आपको दिए थे लाइट और डार्क रिएक्शन में जो डिफरेंसेस थे वो भी बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर आपने एक एक लाइन एक एक वर्ड इसकी जो है बहुत अच्छी तरह करनी है और इसको चॉइस पे नहीं छोड़ना। चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। बेटे पेज नंबर 131 पे आप बुक की आएँ। पहला यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी ऊपर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्ट ए हमें दिया गया, व्हाट इज पार्ट ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने हमारे पास चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने टिक मार्क करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Select the correct answer for the following question. When we get energy from ATP, which bond are broken? जब हमें एनर्जी मिलती है किससे, ATP से, तो कौन से बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। किन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है? तो बेटे जब हमने ये पढ़ा भी था, जब एनर्जी हमें मिलते है तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं, P-P, ठीक है। नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। नंबर ए पे आप लोग टिक लगाएं। किस पे लगाएं? नंबर ए पे। नेक्स्ट आपको समझ आ गई ना आपने किस पर टिक लगाना है, इसके ए पार्ट पर टिक लगाना है, ठीक है। चले मैं भी आप लोगों को किस बेटे की बुक है, इसकी बुक पे मैं साथ साथ जो है वो मेंशन कर देती हूँ ताकि उसको जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डैट इज ए, P-P बॉन्ड। इसको आप लोग क्या करें, टिक लगा लें। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था बेटे वो कहाँ होते हैं लाइट रिएक्शन। जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, वहीं पे सारे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो देखो किधर हैं फिर वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, स्ट्रोमा या थैलाकॉइड। तो अगर आप लोग याद करो तो थैलाकॉइड में जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। इसको डी पार्ट को आप लोग टिक करेंगे। विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सी क्लोरोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, डैट इज क्लोरोफिल ए। ए पे आप लोग टिक लगाएं। विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से मैक्सिमम जो लाइट है वो कौन सी एब्जॉर्ब होती है। तो बेटे वो मैक्सिमम लाइट हमने बुक में भी पढ़ी थी, कौन सी थी, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू पे आप टिक करेंगे।
व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, जब यीस्ट फर्मेंट्स करती है ग्लूकोज को तो प्रोडक्ट कौन से बनते हैं बेटे, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है बेटे वो कहाँ होता है, अगर आपको याद हो, याद है, वो होता था स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर आपको बेटे ये याद हो, मैंने आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझाए थे और मैंने बताया भी था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इनके डिफरेंसेस मैंने करवाए थे। इसी देखो यहाँ पे अगर आप लोग आओ, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, इसी बच्चे की बुक मैंने उस टाइम भी ली थी और इसको मेरे ही अंडरलाइन वर्ड्स हुए हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो बच्चे बेटे थॉरोली जो है वो स्टडी करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उनके लिए एमसीक्यूज जो है वो कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, उनके एमसीक्यूज भी बिल्कुल ठीक होते हैं। देखो जब अगर आप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक एक लाइन को पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लोगे तो एमसीक्यूज देखो हमारे दोनों कवर हो गए ना। इसको हमने अंडरलाइन भी किया कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, और ये देखो एंड पे वही आपसे पूछा गया था, ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया। नंबर 7 पे आप लोग आए, विच मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 7 में आपसे पूछा है कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन लाइट में, तो बेटे वाटर, वाटर ही हमने पढ़ा था ना, वाटर प्लस इधर इसको वाटर को आप लोग टिक करोगे। क्लियर है। अब आते हैं हम नंबर 8 की तरफ, विच प्रोसेस इन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी। सबसे ज़्यादा एटीपी एरोबिक रिस्पायरेशन में किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हमने पढ़ी थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। नंबर 9, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसका आंसर क्या है, पार्ट ए 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, 2 को आप लोग जो है वो टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 132 आपकी बुक का, यहाँ पे लास्ट आपको पार्ट दिया गया, पार्ट 10, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे कॉमन बाय प्रोडक्ट जो एन एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान बनता है वो कौन सा है, तो बेटे वो लैक्टिक एसिड होता है। सी पार्ट को आप लोग टिक करेंगे। क्लियर हो गया। हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, नाउ वी विल मूव टूवर्ड पार्ट बी। अब हम क्या करेंगे, हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स, पार्ट बी क्या है बेटे, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने उनके शॉर्ट आंसर देने हैं, नॉट मोर देन 4 लाइन्स या 3.5 लाइन्स, इससे लंबा आंसर आपने नहीं लिखना। लंबा आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपने टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो 3 लाइन्स का आपका आंसर जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, ये भी पेपर अटैम्प्ट करने का एक तरीका होता है। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने लॉन्ग्स की तरह, जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें आपने जस्ट जो है वो शॉर्ट आंसर लिख के आने होते हैं। लेट्स स्टार्ट बेटे, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे पीछे आए, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दिया हुआ है, this electron flow is essential for generating energy in the form of ATP during cellular process and photosynthesis। ठीक है, मेन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का जो मेन बेटे इसका जो है इंपॉर्टेंस पूछी हुई है ना कि आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस तो यही है ना कि इससे हमें क्या मिलते हैं, एटीपी मिलता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके आंसर में, आप लिखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर द फंडामेंटल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इंडक्शन इट गेन इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज असेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा हुआ है ना, वही आपने इसके आंसर में बेटे लिख देना है। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आई, मैंने आंसर ये यहाँ पे आप यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से लेकर
इसको शॉर्ट कर लेना थोड़ा सारा, और यहाँ तक जो है फोटोसिंथेसिस तक, जो आगे बायो एनर्जेटिक्स लिखा है वो आपने इसके आंसर में नहीं लिखना, सिर्फ फोटोसिंथेसिस तक इसका आंसर आप लोग राइट करोगे। क्लियर? समझ आ गई ना बेटे आपकी बुक में कहाँ इसका आंसर दिया गया है? चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप लोग आए। क्वेश्चन नंबर 2, what do ATP and ADP mean? What are the role of these molecule for cellular metabolism? ATP की तरफ आए, आपको वहाँ पे ये दोनों दिए हुए हैं, आपने सिंपल पहले बताना है सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। दिस करेंसी, ये न्यूक्लियोटाइड में जो करेंसी है ये दो फॉर्म में हो सकती है, ATP की फॉर्म में हो सकती है या ये ADP की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पॉइंट आउट भी कर दूं कि बेटे ये क्वेश्चन कहाँ पे लिखे हैं। इधर आए आप, इधर आप लोग आओ, जहाँ पे आपको ATP दिया हुआ है, सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। ठीक है, दिस करेंसी इज ए न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड ATP। ठीक है, ये आपने ATP के बारे में लिखना है। ठीक है, व्हेन सेल नीड एनर्जी दे ब्रेक ATP, व्हेन सेल नीड एनर्जी दे ब्रेक ATP। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ATP का स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो ना लिखो, यहाँ पे लिख देना इन द मॉलिक्यूल ऑफ ATP कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू फॉस्फेट आर हाई एनर्जी बॉन्ड, व्हेन बॉन्ड अ ब्रोकन आयनिक फॉस्फेट सेपरेट्स एंड एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये लिखोगे कि ATP एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है, ये इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है ADP के, और साथ ये भी लिख देना कि अगर एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है ना तो बेटे कितनी एनर्जी जो है वो मिलती है हमें। ठीक है, ये आपने रिएक्शन जो है ये भी लिख देना है। उसके बाद आपने दूसरा इसका पार्ट क्या है, ADP का भी पूछा हुआ है ना, तो ADP आपने क्या लिख देना, ये ATP बिकम्स ADP एंड वन PI इज़ रिलीज, उसमें आपने ये वाला रिएक्शन जो है ये मेंशन कर देना है। सही है, और एंड पे आप लोग क्या लिख दोगे, ये वी कैन समराइज दैट AP इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, ये आपने इन दिस वे ATP ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मैंने आपको भी एक बात कही थी कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कोशिश करने हैं कि 3 to 4 लाइन्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हों, लेकिन इसमें इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि जिनके बेटे 3 to 4 नहीं बन रहे उनके भी आपने देखो यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था आपसे जो पूछा हुआ था, व्हाट डू ATP एंड ADP मीन, अगर आप देखो तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, एक क्या पूछा था आपसे ATP, एक आपसे क्या पूछा हुआ था ADP, और साथ इनके रोल्स भी पूछे हुए थे। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए ना। पहले आपने ATP को बताना है कि ATP क्या चीज़ है और उसका रोल क्या है, फिर आपने क्या बताना है ADP क्या है और उसका रोल क्या है। मैंने आपको सारा बताया कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में बेटे क्या राइट करना है। क्लियर? अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बार बार इतनी बार मैंने आपको ये इक्वेशन करवाई है, आपने जस्ट जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बेटे इसके आंसर में राइट करनी है। व्हाट इज द इक्वेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O प्लस फोटोन इज क्या बनेगा, ये आपके 3 प्रोडक्ट हैं आपके पास, क्या सॉरी ये 3 रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये रिएक्शन लिखोगे आपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। बैलेंस मीन कि आपने 6, 12, 6 एंड 6 को ज़रूर मेंशन करना है। इस फॉर्म में भी लिख दो और इन सब के नाम भी नीचे लिख दो। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर है उसमें जो है ये मेंशन करने हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अपनी बुक में अगर आप लोग आओ, यहाँ पे आपको दिया होगा क्लोरोफिल। यहाँ पे अगर आप देखें, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज, आप ये लिखो बिकॉज, ये यहाँ पे आए पेज नंबर 122 पे आओ बेटे, यहाँ पे इसका ये आंसर है।
फोटोसिंथेसिस, या आप लिख सकते हो क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल, इवन नहीं लिखो, बिकॉज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं देन पास होते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और फिर आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जब पास होते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एटीपी ही से आगे फर्दर जो है सारे प्लांट जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। सिंपल आपने इसमें यह बताना है कि क्लोरोफिल जो है, ये भी इसमें आपने लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसका और इजी आंसर भी बता सकती हूँ, वो भी आप लोग लिख लो बेटे, मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ आपने क्या लिखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल बेटे क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेरी बात को सुनो और इसको अपनी वर्डिंग में बना के लिखने की कोशिश करो। आपका क्वेश्चन है व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम ब्लू एंड रेड लाइट। किस लाइट से, ब्लू से, ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। ब्लू एंड रेड लाइट से ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है ब्लू और रेड लाइट को और उसको कन्वर्ट करती है इन केमिकल एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी से प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेंगे। और जब मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखवाया था तो जब हम एरो डालते थे तो उसके ऊपर मैं लिखती थी ना, ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट। क्लोरोफिल की एब्सेंस में कभी भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। आप इसको, इतनी बातें हैं, इन सबको अपनी वर्डिंग में लिख लो कि क्लोरोफिल, इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंस होगी। दूसरी क्या होगी, क्लोरोफिल जो है वो रेड और ब्लू जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है, उस लाइट एनर्जी को। वो लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट से रेड और ब्लू जो लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करती है और उसको कन्वर्ट करती है इन केमिकल एनर्जी। यही जो केमिकल एनर्जी बन गई, इस एनर्जी को प्लांट यूज़ करेंगे क्या चीज़ बनाने के लिए बेटे, ग्लूकोज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। क्लियर है। आप तो मेरे बेटे आप लोग लिख लोगे ना अपनी वर्डिंग्स में। चले ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है वो कैसे बनता है, पीछे आओ फोटोसिंथेसिस पे। ये है फोटोसिंथेसिस, ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ये एरो था ना, इस एरो के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे लाइट भी है और साथ के आपके पास क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है। आपके पास ग्लूकोज तो बनता है लेकिन ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन ही बनता है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन, हाउ ऑक्सीजन कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बनता है। सनलाइट क्या करती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगी। यहाँ पे अगर आप आए, ये देखें, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये दिया गया आपको, लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज रिलीज व्हाइल हाइड्रोजन एटम गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम हाइड्रोजन आइन। ये लिखा हुआ है। प्लांट क्या करते हैं, अपनी रूट्स के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये जो वाटर है, जो लाइट आती है फ्रॉम सनलाइट, वो इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ये वाटर मॉलिक्यूल था ना H2O, ये ब्रेक डाउन हो जाता है OH में और H में, ठीक है। ये OH ये प्लस, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन होगा ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सनलाइट ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड while hydrogen atom give electron to chlorophyll and become hydrogen ion। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर।
Now we will move toward question 6. Which organism carry out photosynthesis? Which cell organelle is responsible for the absorption of light for the photosynthesis? आपसे पूछा हुआ है कि कौन से organisms हैं, organisms जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, और कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप रिकॉल करें, जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था तकरीबन तमाम के तमाम प्लांट्स जो भी ग्रीन इन कलर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा है विच ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स में आप लोग लिख लोगे प्लांट्स, कॉमा, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मेंशन भी है, हमने पढ़ा भी था, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें, देखें बेटे मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया हुआ है। आपकी बुक में पूरी एक्सरसाइज के आंसर दिए होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, आपने ये इसका आंसर लिखना है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड, और फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होती है, ये प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो आप क्या इसका आंसर लिख दोगे, आप लिखोगे प्लांट, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपसे सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम पूछे ना, विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो आपने लिख देने हैं प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और फिर आपसे पूछा हुआ है कौन सा ऑर्गेनली है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो बेटे हमने बड़ा डिटेल्स में पढ़ा है, सारी की सारी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, द सेल ऑर्गेनली which is responsible for the absorption of light for photosynthesis is chloroplast, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ चलो आप लोग। ये दिस इज सेलुलर रिस्पायरेशन, आपकी बुक में दिया गया। इन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन पर्पस क्या है, व्हाई सेलुलर रिस्पायरेशन हैपन्स। तो आप बताओगे द मेन पर्पस, सिंपली आप क्या लिख लोगे, द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज टू कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इनटू एटीपी। मेन पर्पस जो रिस्पायरेशन का है वो क्या है कि ये जो है आप लोग लिख लें, मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ बेटे, एक लाइन का इसका आंसर है। क्या आंसर है, सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन क्या क्या है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दो ईजी वर्डिंग में लिखवा देती हूँ। द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज टू कन्वर्ट द एनर्जी, कन्वर्ट द एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इनटू एटीपी। ये एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू एटीपी। कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो कि ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। और फिर उस एनर्जी से, एनर्जी बना रहे हैं ना, उस एनर्जी से बहुत सारे जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं बेटे वो सारी की सारी परफॉर्म होती हैं। दोबारा एक दफ़ा इसका आंसर बता देती हूँ, अगर आप लोगों का मिस हो गया तो आप लोग लिख लें। The main purpose of cellular respiration is to convert the energy stored in glucose into ATP. फिर आप क्या लिख देंगे, which provide energy for cellular activities, जिससे बहुत सारी cellular activities जो है वो perform की जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर, आपका जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने पार्ट ए डेट ई MCQs ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया। पार्ट बी की तरफ हम आए, राइट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं ताकि बेटे एग्ज़ाम जब हों तो आपको आपका कोई भी वर्क जो है वो मिसिंग ना हो। आपने सारा कुछ जो है आपके पास जो है रिटन फॉर्म में मौजूद हो, उस टाइम आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो। इज़ डेट क्लियर। ये एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से जो है कर लेनी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन्हें मैं कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।